बात जब काउंसलिंग की होती है, एमबीबीएस एडमिशन की होती है, तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगती है वह है नीट का स्कोर। लेकिन इस नीट के स्कोर के अलावा जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, इसकी गहन जानकारी, अलग अलग राज्यों की प्रक्रिया जो है वो अलग अलग है, इसमें कैसे सामंजस्य बिठाना है यह भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि अच्छा स्कोर होते हुए भी स्टूडेंट जो है वो अच्छे कॉलेज पाने से चूक जाते हैं। यह वीडियो खासकर बिहार राज्य के कैंडिडेट्स के लिए है जो कि बिहार की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे जो काउंसलिंग के नियम हैं वो दूसरे राज्यों से अलग हैं, और जो दूसरी बात है बिहार से जुड़ी हुई वह यह है कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है इससे जुड़ी हुई जानकारी भी बिहार राज्य सरकार किस्तों में देती है। शुरुआत हुई रजिस्ट्रेशन से, तो पहले रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स दिए गए। अब जब चॉइस फिलिंग चल रही है तो चॉइस फिलिंग के डिटेल्स आए हैं, लेकिन इस चॉइस फिलिंग के नियम में कुछ ऐसी बातें हैं जिसका अगर आप ध्यान से पालन नहीं करेंगे तो या तो आपको आपका डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिलेगा या फिर आप काउंसलिंग की प्रक्रिया से ही बाहर हो जाएंगे। कौन सी बात पर ध्यान देना है? आज से तकरीबन 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बिहार राज्य की काउंसलिंग प्रक्रिया पर। अगर अब तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें। मैंने उसमें कहा था कि यह 2020 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उस पर आधारित है, लेकिन अब 2021 में भी नियम यही रहने वाले हैं। जिस बात पे मुझे विशेष जोर देना है वो अभी यहाँ दोहरा देता हूँ। चॉइस फिलिंग बिहार में सिर्फ राउंड 1 में ही होती है एक बार, रजिस्ट्रेशन भी सिर्फ राउंड 1 में होते हैं, राउंड 2 में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ऐसे में राउंड 1 में जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि आपको कॉलेजेस कौन से सेलेक्ट करने हैं। सलाह ये देता हूं कि वही कॉलेज सेलेक्ट करिए जो कि अलॉट होने पे आप एडमिशन ले सकें। अब दिक्कत उन कैंडिडेट्स के साथ है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज का वेट करके प्राइवेट में जाना चाहते हैं। वो बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन लेंगे कि उन्हें प्राइवेट के ऑप्शंस रखने हैं या फिर नहीं रखने हैं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राउंड 1 के अलॉटमेंट आने के बाद अगर उन्हें कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है तो उन्हें 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा बिहार एग्जामिनेशन कंट्रोलर बोर्ड के नाम पर। यह जो डिमांड ड्राफ्ट है यह उसी कॉलेज में जमा होगा जहां पे आपका अलॉटमेंट हुआ रहेगा, और इसके बाद आप अपग्रेडेशन में तो जरूर जाएंगे, लेकिन अगर राउंड 2 में कोई सीट अपग्रेड नहीं होती है तब आपके 2 लाख रुपए का भी नुकसान तय है और आप आगे की काउंसलिंग में एलिजिबल भी नहीं रहेंगे। तो आमतौर पर यह देखा गया है कि सारे कॉलेजेस में जो कट ऑफ है वह मॉप अप राउंड में कम होती है प्राइवेट में। तो मैं ये सलाह देता हूं कि अगर आप कम स्कोर रखते हैं तो सीधे सीधे मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करें और तभी चॉइस फिलिंग करें। और ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उनके लिए भी कम से कम एक चॉइस फिलिंग करना जरूरी है, अन्यथा वो भी आगे के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट चाहे तो सरकारी कॉलेजेस चुन लें या फिर प्राइवेट में उन कॉलेजेस का चयन करें जहां अगर उन्हें अलॉटमेंट मिल जाती है तो वो एडमिशन ले सकते हैं। बाकी की काउंसलिंग प्रक्रिया क्या है इस वीडियो के आप अगले के हिस्से में देखेंगे। ये जो डिटेल्स है ये ऑलरेडी 10 दिन पहले मैं पोस्ट कर चुका हूं, लेकिन आपने अगर नहीं देखा था तो इसे पूरा जरूर देखें। चॉइस लॉकिंग की जो लास्ट डेट है वो 29 जनवरी है। अच्छे से चॉइस फिलिंग करें, अच्छा कॉलेज अलॉट कराएं और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। तो शुरुआत होती है रजिस्ट्रेशन से। वेबसाइट पे जो लिंक दी हुई है उस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया फिलहाल शुरुआत में नहीं होती, यह अलॉटमेंट के बाद होती है। तो आप इंतजार करेंगे चॉइस फिलिंग करने के लिए। चॉइस फिलिंग के भी कुछ नियम है, कम से कम आपको एक चॉइस जरूर फिल करनी है। अगर आप चॉइस फिल एक भी नहीं करते हैं तब आप आगे के राउंड के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी दिक्कत चॉइस फिलिंग के साथ ये है कि आपको राउंड 1 और राउंड 2 के लिए एक ही चॉइस फिलिंग करनी है, यानी कि राउंड 1 में जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे वही राउंड 2 में भी कंसीडर होगी। राउंड 2 में आप अपने चॉइसेस में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाती है जो कि बॉर्डर लाइन पर हैं, यानी कि जिनको आगे के राउंड में चल के सरकारी कॉलेज मिलने की भी उम्मीद है, लेकिन उनके लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि शुरुआत में वो प्राइवेट कॉलेजेस को ऐड करें या फिर ना करें। ऐड करने का क्या नुकसान है यह आपको आगे की प्रक्रिया जानने के बाद आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर चॉइस फिलिंग होती है,
चॉइस फिलिंग करने के बाद आप अलॉटमेंट का इंतजार करते हैं। जब अलॉटमेंट आती है तो उसके बाद आप अपने अकाउंट को लॉग इन करते हैं। अगर आपको सीट वहां पर अलॉट हुई है तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करने का, अगर आपको कोई सरकारी सीट मिली है। जब आप डाउनलोड करेंगे वहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अपग्रेडेशन का, यानी कि आप राउंड 2 में उससे और बेहतर कॉलेज के लिए प्रयास करना चाहते हैं। तब आप इस अपग्रेडेशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपना जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर है इसे डाउनलोड कर लेंगे। उस डाउनलोडेड एडमिशन लेटर पर एक नोडल सेंटर का नाम होगा। अब आपको उस नोडल सेंटर पे उस डाउनलोडेड एडमिशन लेटर के साथ और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसके साथ, इसके साथ साथ जो तैयार डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब को लेकर पहुंचना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। वहां पे आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस दे दिए जाएंगे और साथ में दी जाएगी एक वेरिफिकेशन स्लिप, जिसे आपको अच्छे से संभाल कर रखना है। अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है और आप प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड नहीं करते हैं, तब क्या होगा, आपकी आगे की एलिजिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि आगे के राउंड्स में आप हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको राउंड 1 में अगर कोई सीट मिलती है और आप नॉन रिपोर्टिंग रह जाते हैं, तब आगे की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आपको प्राइवेट की सीट मिलती है तब क्या करना है, प्राइवेट की सीट अलॉट होती है तो वहां पे ऑप्शन आता है एक एडमिट ऑर्डर डाउनलोड करने का। उस ऑर्डर को आप डाउनलोड करते हैं तो जो भी प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट हुआ होता है वहां पे आपको विजिट करना होता है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वहां पे वेरिफिकेशन होता है। इसके साथ साथ आपको 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट कैरी करना पड़ता है, जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन BCEC बोर्ड के नाम से होता है, और यह डिमांड ड्राफ्ट आपको वहां पे जमा कर देना होता है। आप अपग्रेडेशन का विकल्प भी चुन सकते हैं और इसके बाद आप राउंड 2 के लिए इंतजार करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें की राउंड 1 में कोई भी सीट नहीं मिलती है वो भी राउंड 2 का इंतजार करेंगे। चॉइस फिलिंग ऑलरेडी वो राउंड 1 में कर चुके हैं, राउंड 2 में कोई भी चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है और आप प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड नहीं करते हैं, तब क्या होगा, आपकी आगे की एलिजिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि आगे के राउंड्स में आप हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको राउंड 1 में अगर कोई सीट मिलती है और आप नॉन रिपोर्टिंग रह जाते हैं, तब आगे की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आपको प्राइवेट की सीट मिलती है तब क्या करना है, प्राइवेट की सीट अलॉट होती है तो वहां पे ऑप्शन आता है एक एडमिट ऑर्डर डाउनलोड करने का। उस ऑर्डर को आप डाउनलोड करते हैं तो जो भी प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट हुआ होता है वहां पे आपको विजिट करना होता है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वहां पे वेरिफिकेशन होता है। इसके साथ साथ आपको 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट कैरी करना पड़ता है, जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन BCEC बोर्ड के नाम से होता है, और यह डिमांड ड्राफ्ट आपको वहां पे जमा कर देना होता है। आप अपग्रेडेशन का विकल्प भी चुन सकते हैं और इसके बाद आप राउंड 2 के लिए इंतजार करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें की राउंड 1 में कोई भी सीट नहीं मिलती है वो भी राउंड 2 का इंतजार करेंगे। चॉइस फिलिंग ऑलरेडी वो राउंड 1 में कर चुके हैं, राउंड 2 में कोई भी चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं राउंड 2 की। जैसा कि मैंने पहले कई बार बताया कि राउंड 2 में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं है। तो राउंड 1 होने के बाद जो वैकेंट सीट है इसकी मैट्रिक्स जारी करेगी सरकार और उसके बाद अलॉटमेंट आ जाएगा। अगर आपको कोई सरकारी सीट मिलती है तो वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। आप वहां से अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करेंगे, जो नोडल सेंटर मेंशन होगा वहां पे जाके आप रिपोर्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपके एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही अगर प्राइवेट का कोई कॉलेज अलॉट होता है तो एडमिट ऑर्डर डाउनलोड करने के बाद आप सीधे उसी कॉलेज को रिपोर्ट करेंगे, वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वहीं पे जो फीस है वो जमा हो जाएगी। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अगर राउंड 1 में आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिला था और आपने 2 लाख रुपए वहां पे जमा कर दिए थे, राउंड 2 में आपको अपग्रेडेशन होती है या फिर नहीं होती है। अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो इस परिस्थिति में वो जो 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपने राउंड 1 के समय में जमा किया था प्राइवेट कॉलेज के लिए, वह सरकार जब्त कर लेगी और इसके बाद आप आगे के राउंड्स के लिए एलिजिबल भी नहीं रहेंगे। इसीलिए आपको सोच समझ के निर्णय लेना है कि राउंड 1 में आपको चॉइस फिलिंग कौन कौन सी करनी है। एक और जरूरी बात पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यह जो मैं नियम बता रहा हूं यह 2020 की काउंसलिंग पर आधारित है। 2021 के लिए जो नियम है यह अभी नहीं आए हैं। अगर नए नियम आएंगे और कुछ बदलाव होगा तब आपको दोबारा चेक करना होगा। मैं रिसेंट वीडियो उस समय अपलोड कर दूंगा। अब बात करेंगे मॉप अप राउंड की। जो मॉप अप राउंड होता है बिहार में यह ऑफलाइन होता है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वह यह है कि मॉप अप राउंड में हर एक स्टूडेंट को फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यानी कि
इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि आपने राउंड 1 में बिहार में रजिस्ट्रेशन किया था या फिर नहीं किया था। मॉप अप राउंड में हर एक स्टूडेंट को फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। मॉप अप राउंड ऑफलाइन होगा, पटना में है, ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, प्योरली मेरिट के बेसिस पर होती है। और एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ पे आपको एक निश्चित अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट ले जाना पड़ता है। 2020 की अगर बात करें तो 12 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन BCEC बोर्ड के नाम पर बनाना था, वह लेकर जाना था। 2021 में जब मॉपअप की नोटिफिकेशन आएगी तो वहां पे अमाउंट मेंशन होगा और यह डिमांड ड्राफ्ट लेकर ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉपअप राउंड के बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो स्टे मॉपअप राउंड कंडक्ट होता है। हालांकि बहुत कम ही सीटें खाली होती हैं क्योंकि मॉपअप राउंड ही ऑफलाइन हुआ करता है। ऐसे में आप में से कई सारे छात्रों का प्रश्न होता है कि ऑल इंडिया कोटे के साथ बैलेंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बस आपको यह ध्यान देना है कि ऑल इंडिया कोटे में राउंड 2 में एडमिशन लेने के बाद आप किसी भी जगह की कोई काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। तो यह आप पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे राउंड 1 के बाद कि आपको सीट ऑल इंडिया कोटे से लेनी है या फिर बिहार राज्य से लेनी है। हालांकि बिहार की स्टेट काउंसलिंग में छात्रों को यह मौका जरूर दिया जाता है कि अगर उन्हें ऑल इंडिया कोटे के राउंड 1, 2 या फिर मॉपअप राउंड में कोई सीट मिली है तो वह अपनी बिहार में अलॉटेड सीट से त्यागपत्र दे सकते हैं। इससे संबंधित जो नियम है वो समय समय पर वेबसाइट पर प्रदर्शित होते रहते हैं, उस वेबसाइट पे जहां से बिहार की काउंसलिंग होती है। बात करें अगर फीस स्ट्रक्चर की तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो फीस है वो सालाना 10,000 रुपए से शुरू होकर मैक्सिमम 1,30,000 रुपए तक है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो 2020 के कंपैरिजन में ज्यादातर कॉलेजेस की फीस जो है वो बढ़ गई है। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, लेकिन कॉलेज ने जिस फीस का दावा किया है वह किसी कॉलेज का मैं आपको दिखा देता हूं। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो 2 नए प्राइवेट कॉलेज हैं बिहार में इस बार, राधा देवी मेडिकल कॉलेज है और श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज है। तो इन दोनों कॉलेजेस की जो फीस है यह अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। पुराने कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो जो सबसे कम बजट का प्राइवेट कॉलेज अभी बिहार में मौजूद है वह है माता गुजरी देवी, जिसकी ईयरली फीस 8,38,000 रुपए है। 4.5 साल तक ये फीस देनी है। हॉस्टल की फीस 5.5 साल देनी है। अदर चार्जेस भी हैं। जो टोटल पैकेज है वो 60,71,000 का होता है। यह जो डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर है यह मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम की तो इनकी जो ईयरली फीस है ये बढ़ के 10,38,000 रुपए हो गई है। हॉस्टल और मेस जो है ये 3 लाख रुपए का है। इस हिसाब से अदर चार्जेस मिला के अगर टोटल पैकेज कैलकुलेट करते हैं तो ये 67,46,000 का होता है। कटिहार मेडिकल कॉलेज की फीस भी बढ़ गई है 2021 में। ईयरली फीस अब इनकी 9,35,000 रुपए होगी। अदर चार्जेस और हॉस्टल अगर मिला देते हैं तो ये 64,47,500 का टोटल पैकेज होता है। और बात करें मधुबनी मेडिकल कॉलेज की तो यहाँ पे फीस अपडेट नहीं हुई है। पुरानी फीस के हिसाब से 82,25,000 का पैकेज है। लॉर्ड बुद्धा कोसी की भी पुरानी फीस 2020 की जो है उसके हिसाब से जो पैकेज है वो 60,28,500 है, लेकिन इसके बढ़ने की संभावना है। 2021 की फीस अभी तक नहीं आई है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज बिहटा जो कि 2020 का कॉलेज है, इसकी ईयरली फीस 15,50,000 रुपए है। 2021 का जो टोटल पैकेज है ये 88 लाख रुपीस टोटल रहेगा। तो यह